हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे घबराए, परेशान, उदास होंगे, सर कल हमारा एग्जाम है, हम क्या करें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने उस एग्जाम का डट करके सामना करना है। आपने साल भर 6 महीने 8 महीने जम करके पढ़ाई की है। अब उस वक्त आ गया उस पढ़ाई को दिखाने का कि हमने जो पढ़ा उसमें हमारी पढ़ाई में दम था। आपने जो पढ़ाया, आपकी टीम ने जो पढ़ाया वो हमने पढ़ा और हम ये दिखा रहे हैं कि हमने वो चीज कर दिखाई। ठीक है, कर दिखाई। और शांतिपूर्वक, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए हुए जाना, एकदम शांतिपूर्वक शांत दिमाग से ठंडे माहौल में अपने एग्जाम को अटेंड करना। अटेंड करने के बाद आने के बाद मस्त आराम से रेस्ट करना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला कि बच्चा पढ़ ले, आपका एग्जाम नजदीक है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं होगा। चलो, आज हम इस वीडियो में, जो आपको पता होगा कि कल रियल टेस्ट हुआ था, उस रियल टेस्ट के पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रियल टेस्ट को नहीं दिया था, वो फिर भी अगर टेस्ट सीरीज का रियल टेस्ट वाला पार्ट देना चाहते हैं, खुद को एग्जामाइन करना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे जाकर के इस रियल टेस्ट को दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको इस रियल टेस्ट को देना है। बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो उनके लिए एक तरीके से मॉडल पेपर है। और यकीन मानना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एकदम उसी बेसिस पर 120 नंबर का हमने पेपर बनाया था। 140 मिनट आपको दिया था, टारगेट गुरुकुल पर हुआ था। इसमें आपको 24 क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का, 24 बायो का, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड का, 24 इंग्लिश का। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉलिनेशन इन ए क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि बंद पौधों में जब क्या होता है, परागकण को क्या कहते हैं। यानी कि जब पॉलिनेशन होता है क्लोज फ्लावर में तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब फ्लावर क्लोज होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है क्लिस्टोगैमस के। किसके? क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी, आप जो भी बोल रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इसके एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहले कोमोलिना, ऑक्सैलिस वायोला, यह इसके एग्जाम्पल है बच्चों। क्या है? यह इसके एग्जाम्पल है। किसके? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द यूट्रस इज सिंगल इन फीमेल, यानी कि जो यूट्रस होता है फीमेल में सिंगल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने ये पूछा कि फीमेल में जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है, और उस यूट्रस को हम किस और नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यूट्रस को हम वूम्ब नाम से जानते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड पियर शेप भी बोल सकते हैं। क्या? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह क्वेश्चन कहता है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था वह किस साल इनिशिएट किया गया था। भैया आपको पता होगा कि 1951 वह ईयर था जब आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और किस कंट्री के द्वारा सबसे पहले किया गया था? इंडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इंडिया के द्वारा फैमिली प्लानिंग सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और कल हमारी मैराथन सीरीज जो हमने लगवाई थी उसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है इंडिया में एमटीपी जो है वो लीगलाइज कब किया गया। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भैया एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया, उसके डैश लगा करके आप ईयर लिख देना, किस ईयर में एमटीपी लीगलाइज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट इन F1। यह कहता है कि F1 पीढ़ी में दोनों माता पिता से मिलती जुलती होती है, तो किस प्रकार का लॉ शो करता है। क्या वो इनकम्प्लीट है, क्या वो कोडोमिनेंस है, क्या प्लियोट्रॉपी है, क्या वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो अगर जब दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है तो आपको पता है वह कोडोमिनेंस होता है। लेकिन जो F2 जनरेशन होती है वह किसी एक पेरेंट के जैसा होता है, किसी एक पेरेंट के जैसा ज्यादा होता है, किसी एक पेरेंट के जैसा ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द लैक ऑपरन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ऑपरन।
द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, यानी कि लैक ऑपरेंट में स्ट्रक्चरल जीन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है बच्चे। कितनी होती है? 3 होती है। कौन से? लैग जेड, इसको याद करो, जिया जेड वाई ए, लैग जेड जेड, लैक वाई, लैक ए। अब आपको बताना है लैग जेड को हम क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं। जैसे वाई को हम परमिएज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमिएज बोलते हैं। अब आपको एग्जाम कमेंट में बताना है जेड को हम क्या बोलते हैं एंड ए को क्या बोलते हैं। मैं इसलिए आपसे कमेंट सेक्शन में बताने को बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो आप एग्जाम में आएगा, आप उसको कर पाओगे। अगर आपको आता है तो आप करो, नहीं आता है तो किताब से, इंटरनेट से ढूंढो, कमेंट में आंसर दो। इसका बच्चे फायदा यही होगा कि वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगी। मैं अपना एक कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। या तो 50 बार कॉपी पे लिखो या एक बार इसको टाइप करो, 2 बार टाइप करो कमेंट सेक्शन में, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हेन एन ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर, कब एक ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर बनती है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन कहता है जब एक ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो होती है किसी दूसरे रीजन में चली जाती है तो वह फाउंडर जब बनती है तो उस इफेक्ट को क्या बोलती है? किसी नई जगह पर जाएगी पुरानी वाली पॉपुलेशन तो फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर कहलाएगी उस जगह की, उस स्पीसीज की फाउंडर कहलाएगी। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में क्या होता है? कल ही मैंने बताया था वन शॉट में इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में, कि इंडस्ट्रियल मेलरिज्म में पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। एग्जांपल क्या होता है? पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। क्या? पिपर्ड मॉथ वाला बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द येलोइश फ्लूइड colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation is abundant in, यानी कि लैक्टेशन के दौरान जो येलो कलर का विस्कस फ्लूइड मदर की ब्रेस्ट से निकलता है वह किसमें सबसे ज्यादा भरपूर होता है? तो बच्चों किसमें होता है? एंटीबॉडीज में होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज में होता है। और याद रखना, क्या याद रखना, इस कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? तो भैया IgA होता है। IgA एंटीबॉडी सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि स्विस चीज में बड़े बड़े छेद जो होते हैं किसके उत्पाद के कारण होते हैं? तो जो लार्ज होल स्विस चीज में होते हैं बच्चे वो किसके कारण होते हैं? वह होते हैं CO2 की गैस के रिलीज के कारण। CO2 गैस के रिलीज के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी ज्वाइंड टुगेदर बाय यूजिंग, यानी कि जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? DNA लाइगेज के द्वारा जोड़े जाते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी DNA लाइगेज ज्वाइन करता है क्या? हाँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी DNA लाइगेज ही ज्वाइन करता है। और हेलिकेज क्या करता है? DNA को अनबाइंड करने में मदद करता है, DNA को अनबाइंड करने में मदद करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच वन स्पीसीज कॉजेज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट, यह क्वेश्चन भी कल ही मैंने वन शॉट के मैराथन में कराया था बच्चे, वन शॉट के मैराथन में कराया था। यह क्वेश्चन कहता है जब एक स्पीसीज When one species causes harm to another organism, जब एक स्पीसीज दूसरी ऑर्गेनिज्म का हार्म करती, मतलब निगेटिव करती है, विदाउट एनी कॉस्ट और बेनिफिट टू इटसेल्फ, खुद को बिना नुकसान या फायदा पहुंचाए दूसरे को नुकसान पहुंचाती, यानी कि एक को प्लस एक को माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? क्या बोलेंगे? कॉमन सेलिज्म बोलेंगे। कॉमन सेलिज्म में एक को भैया नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। अमन सेलिज्म में एक को फायदा, एक को कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। ये एक को नुकसान होता है, एक को कुछ भी नहीं होता। एक को फायदा होता है, एक को कुछ भी नहीं होता। प्रेडेशन में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। म्यूटलिज्म में दोनों को फायदा होता है। और कॉम्पिटिशन में याद रखना, किसमें? कॉम्पिटिशन में बच्चे दोनों जो स्पीसीज होती हैं दोनों को नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सेल्स है जो सबसे स्मॉलेस्ट है? कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड आर, यानी कि
ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के द्वारा, ओव्यूल सीड कोड के द्वारा आपका जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड कोड नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स में प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट दिखने लगता है। क्या होता है? प्रीकर्सर, छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, ये याद रखना, टेरिडोफाइट्स पहला प्लांट है जो वेस्कुलर टिश्यूज को कंटेन करता है। क्या करता है? वेस्कुलर टिश्यूज को कंटेन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फीदर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि पंखों की उपस्थिति किसकी विशेषता है? क्या वो मैमल्स की है, स्तनधारियों की है, रेप्टाइल्स की है, एप्स की है? तो बच्चों किसकी है? एप्स की है। अगला क्वेश्चन, व्हेन सेपल्स आर यूनाइटेड, जब सेपल्स यूनाइट होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या पॉलीसिपेलस बोलते हैं? पॉली का मतलब होता है बच्चे फ्री होता है। क्या? फ्री होते हैं। जब सेपल्स आपस में जुड़े ना हो यानी कि फ्री हो तो उसको हम पॉलीसिपेलस बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड बोला है यानी कि सेपल्स जुड़े हुए हैं आपस में तो गैमोसेपेलस हो जाएगा। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड बच्चे। क्या होता है? गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड पॉली का मतलब होता है फ्री, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चे? सेल थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 15 है सेल थ्योरी किसने दी थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी बच्चे। किसने दी थी? सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। एंड अगला क्वेश्चन है क्रैंच एनाटॉमी कौन सी तरह के पौधों की लीव्स में पाया जाता है? तो क्रैंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है जिसको हम क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईच मैमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन कहता है कोई भी मैमल उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? तो बच्चे कितने कर सकता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है और रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। किसके मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में ये बाइंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईसीजी, यानी कि ईसीजी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पी वेव, क्यू वेव, टी वेव ये सारे ईसीजी के पार्ट है, लेकिन यहीं पर आपका जो ईसीजी है उसमें जेड वेव नहीं होती है। जेड वेव नहीं होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ईसीजी में आपको कंफ्यूजन होती है कि बच्चे याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे बोलते हैं। जिससे जो मशीन होती है, ध्यान रखना, जो ईसीजी की मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। जो ग्राफ निकलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। जो रिपोर्ट होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि जब यूरिया में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड में जब बहुत सारा यूरिया इकट्ठा हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। लेकिन क्या जब यह यूरिया में हुआ है और आपको बताना है जब यह यूरिया ब्लड में हो जाती इकट्ठी तब उसे हम क्या बोलते हैं? तब हम उसे क्या बोलते हैं यह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कब क्या बोलना है? जब ब्लू आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। द साइट ऑफ फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज, यानी कि सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण स्थल कहाँ है? तो आपका जो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है बच्चों कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। और आरएनए क्या राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है? तो बच्चे हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि विटामिन डी की वजह से होती है। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से होती है, वेरी वेरी बी की वजह से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होती है। क्या होती है? रिकेट्स विटामिन डी की वजह से कमी की वजह से होती है, विटामिन डी की वजह से नहीं होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होती है? रिकेट्स होती है बच्चे। क्या होती है? रिकेट्स होती है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लास्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ, यानी कि माउथ में स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो भैया अमाइलेज होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है हमारे माउथ में कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है? तो बच्चे कितना परसेंट होता है? 30% होता है, ये भी याद रखना। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रोल किसका होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा, और आपने अगर ये इस रियल टेस्ट को नहीं दिया है तो आप टारगेट गुरुकुल के ऐप पर जाकर के इस रियल टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि फ्री है सभी बच्चों के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो के थ्रू देख पाओगे, समझ पाओगे कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हो। तो इसके बाद पार्ट 1 है ये, इसके पहले ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसके पहले सौर सर आपके लिए एक वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड का बना चुके हैं। अब इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड उसके बाद इंग्लिश का भी बनाएंगे पार्ट वाइज करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो चेक करते रहना और अपने एग्जाम में बच्चों बहुत ही अच्छा करके आना, बहुत इतना अच्छा करके आना कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आए कि भाई लोग सोच भी ना पाए कि भैया ये आप ही थे। जो हमने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है, उसको प्रूव करने का समय आ चुका है, और समय कल है, और उस कल को जाने मत देना, पकड़ के रखना अपनी मुट्ठी में, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सक पाओ। ठीक है, मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में पार्ट 3 के साथ इसके, और उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5, देन आपका एग्जाम। और याद रखना शाम को आज 6 बजे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैराथन क्लासेस है, जिसमें हम एक बार में ही पूरा साफ कर देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। तो 6 बजे आप अपनी मैराथन क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना बच्चे। ठीक है, हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपका बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम है। आप सब बहुत घबराए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा एग्जाम में आने की। तो मैं बता दूं आपके लिए, जो हमने 19 तारीख को यानी कि कल अपना रियल टेस्ट नाम से टेस्ट लॉन्च किया था टारगेट गुरुकुल के ऐप पे, ये उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। आप एक या तो मान लो कि इसका सॉल्यूशन करा रहा है, या फिर आप ये समझ लो आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि रियल टेस्ट को आप यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप एक मॉडल पेपर की तरह से जज करो, और ऐसा मानो कि इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, और बढ़िया से इन क्वेश्चन को लगाओ। और आपको बता दो शाम को 6 बजे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की लाइव मैराथन होने वाली है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो तब, ताकि जब भी 6 बजे होगी हम आपको क्या करेंगे, उस चीज की सूचना टेलीग्राम पर दे देंगे। आपको पता है कि आपके एग्जाम में फिजिक्स के 24 क्वेश्चन होते हैं, तो 24 ही क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इंग्लिश एंड आपका केमिस्ट्री का बचा है, इसके बाद हम केमिस्ट्री का करेंगे, फिर हम उसके बाद इंग्लिश का करेंगे। इससे आपका जो ये रियल टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, और एक तरीके से जिन बच्चों ने रियल टेस्ट नहीं दिया है वो इस मॉडल पेपर को देख करके सॉल्व भी कर पाएंगे। और जिस बच्चे को उस रियल टेस्ट को देना है तो वो भी अभी भी फ्री में दे सकता है टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, रियल टेस्ट नाम से आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो कि कैसे आप रियल टेस्ट दे सकते हो फ्री में। हर बच्चे के लिए फ्री है, पेड नहीं है, याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पहला क्वेश्चन कहता है डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है और वह किसके बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नहीं पता है जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है और वह किसके बराबर है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने, और देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा।
प्लैंक कांस्टेंट यानी कि एच को बोलते हैं ना बच्चे, किसको बोलते हैं हम, एच को बोलते हैं, एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना, कांस्टेंट। इसी प्रकार से शाम की 6 बजे वाली भी क्लास में हम चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढो जिसमें एच आता हो, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यह फॉर्मूला आपने देखा होगा पहले, या इक्वल टू एच एफ भी आप कर सकते हो, इक्वल टू एच एफ भी कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, इक्वल टू एच एफ भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, एनर्जी का क्या होता है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, यह एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का यही होता है ना। तो आपका जो यहां पर ये होता है ml2t माइनस 2 होता है बच्चे, क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड, ml2t माइनस 2 यह होता है एनर्जी का। अब हम क्या करेंगे, h लिखेंगे, h का हमें निकालना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर आप c बाई लैम्डा से करोगे तो भी वही आएगा, और आप फ्रीक्वेंसी से करोगे तो भी वही आएगा। तो टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, तो टाइम को हम t से ही डिनोट करते हैं, तो टाइम का जो हो जाएगा t ही रहेगा, 1/t ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/t कर देंगे, क्या करेंगे 1/t करेंगे। और यह देखो प्लस में है तो निगेट यहाँ नीचे, लेकिन प्लस में है ना, और यह वैल्यू जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगा ml2t माइनस 1, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वह हो जाएगी ml2t माइनस 1, यह हो जाएगी ना। समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, आई थिंक। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना कि भैया आपने डायमेंशन वाला बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो यह हमने निकाल दिया, किसका निकाला बच्चे, अरे भाई ये बोर्ड हैंग कर गया, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, बोर्ड अभी सही हो जाएगा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अनपॉज कर, अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि किसके इक्वल है, क्या एनर्जी के है, एनर्जी के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि भैया उसमें -1 आ गया, और एनर्जी में -2 होता है। मोमेंटम का अगर हम देखेंगे P इक्वल्स टू m इंटू बी होता है, मास का m होता है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है, इस हिसाब से इसका mlt माइनस 1 हो गया। यहाँ पर 2 है ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स टू एम वी इंटू आर, एम बी इंटू आर, ठीक है। अब ये हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी का lt, r हो जाएगा lt माइनस 1 हो गया, और r का होता है l। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ml2t माइनस 1 ये आ जाएगा, और हमारा प्लैंक कांस्टेंट का भी ml2t माइनस 1 ही हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्लैंक कांस्टेंट है वह एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से है। यह क्वेश्चन कहता है आपको एंगल बताना है जब दो वेक्टर्स इक्वल हों। क्या हों बच्चे, जब दो वेक्टर इक्वल्स हों, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, यानी कि दो इक्वल वेक्टर हैं तो उनके बीच में आपको एंगल बताना है कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मान लो आपको ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना आपने। अब देखो क्या कहा गया है, दो वेक्टर है जिनकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप मान लो जो वेक्टर है तो वेक्टर की वैल्यू a है, क्या है, वेक्टर की वैल्यू a है। तो भैया r इक्वल्स टू यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू a हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको हम a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर हो गया कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में आंसर, क्या आएगा,
इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 0। क्या आएगी? थीटा की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 0। क्या आएगी? थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इक्वल नहीं होगी, लाइक इक्वल तब होता है जब कॉस थीटा इक्वल टू 120 पे क्या हो जाता है, अगर हम कोई भी वेक्टर है उन सभी वेक्टर्स की वैल्यू सेम आ रही, क्या आ रही? सेम आ रही है, तो आपका जो क्या होता है उसके बीच में एंगल क्या हो जाता है? 120 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यही बोला गया है कि दो वेक्टर है, क्या है? दो वेक्टर है, उनका जो सम है, एक सेकेंड क्वेश्चन फिर से देखना, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं, लाइक मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? तो दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कैसे? जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, जो मैंने अभी बनाई थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पे कुल मिला के वैल्यू 1 आएगी, और 1 वैल्यू किस cos में किसकी होती है? 0 डिग्री की होती है। तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये कहता है द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके द्वारा दिया जाता है? तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, या फोर्स इंटू टाइम होता है? जल्दी से बताओ। तो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, यानी कि डेल्टा P इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, या आप डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम का। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है, -19 होती है। जितनी आपके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चे कितने किसमें होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन कहता है विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होगा? किसके बाहर होगा? बॉडी के बाहर। तो बैंगल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास किसके बाहर होगा? उस बॉडी के बाहर होगा। अगला क्वेश्चन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बहुत सरल क्वेश्चन। सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन अ ग्लास, यानी कि एक ग्लास है उसके अंदर एक आइस का टुकड़ा डला हुआ है, उसमें तैर रहा है। बच्चे क्या कर रहा है? तैर रहा है। व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस मेल्ट्स, जब आइस मेल्ट करती है उस गिलास में पानी का जो लेवल है उसका क्या होगा? तो क्या हुआ? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। क्या हो जाएगा? जो पानी का लेवल रहेगा ना बच्चे वह सेम रहेगा। क्या होगा? पानी का जो लेवल है बच्चे वह सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, आपसे बोला गया कि मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो 3 होती है। लेकिन आपसे डाई एटॉमिक का पूछ लिया जाए तो 5 होती है, ट्राई एटॉमिक की बोल लिया जाए तो 6 होती है। क्या होता है? ट्राई एटॉमिक की पूछ लिया जाए तो 6 होती है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, यानी कि जो साउंड प्रोपगेशन होता है एयर में वह किस प्रकार का फिनोमिना है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भैया यह एक एडियाबैटिक है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन कहता है कि एक आइडियल गैस की कंडीशन में Cp एंड Cv की जो वैल्यू है वह कैसी होगी? एक आइडियल गैस की कंडीशन में जो Cp की वैल्यू है ना बच्चे वो Cv से ज्यादा होती है। आपको पता होगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। इस इक्वेशन को भी याद रखना, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है
कि Cp माइनस Cb इक्वल टू आर में से कौन सा करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे पूछे जाएंगे कौन सा करेक्ट है। और गामा की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, Cp बाई Cb होता है गामा, Cp बाई Cb होता है गामा, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो वह क्या महसूस करेगा। तो बच्चों याद रखना, जब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो वह टॉर्क के साथ साथ फोर्स को भी टॉर्क के साथ साथ फोर्स को भी, नेट फोर्स को भी एक्सपीरियंस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यू ई, क्या, इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यू ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज न्यू एच, उसके बाद आपको रिलेशन बताना है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ क्या होता है होल्स में किसकी ज्यादा होगी। तो भैया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, होल्स से भी ज्यादा होगी। क्यों होगी उसका रीजन आपको हमें बताना है, और आपको मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है भैया वह भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है, समथिंग जो भी फॉर्मूला होता है मुझे पता है, बट इसका कमेंट में आपको बताना हो सकता है मोबिलिटी के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। क्या करे, मोबिलिटी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्ट मीटर, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर अगर वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करता है तो वह उसमें उस केस में क्या सही होगा। तो याद रखना, जब एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह वर्क करता है तो उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब, जब सीरीज में लगाएंगे कॉइल के साथ, जब कॉइल के साथ सीरीज में लगाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला क्या कहता है 38, क्या कहता है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, अपने घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर देखा होगा जिसमें कभी कभी गर्मियों में बिना दिवाली के पटाखे जैसे शोर होते रहते हैं, उसमें छोटे छोटे पटाखे फूट जाते हैं और रोशनी होती है बहुत सारी, ठीक है। तो बोला गया ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो कि क्या ट्रांसफर करती है, क्या ट्रांसफर करती है। तो भैया एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है। क्या करती है, एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है। यह मत सोचना कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, नहीं करता। तो चलो, लेकिन अगर हमें बताना है आपको एसी टू डीसी कौन, लाइक डीसी टू एसी कौन कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी, डीसी टू एसी कौन करता है, एसी टू डीसी कौन करता है। इस चीज का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नहीं पता तो गूगल बाबा के पास जाना है, इसकी सहायता लेनी है कि भैया बता दो हमको एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है, डीसी से एसी कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। तो गड्डी एक्स यू वी, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, और ये विजिबल इंफ्रारेड, क्या आईएफ इंफ्रारेड, और उसके बाद रेडियो वेव्स, क्या है रेडियो वेव्स। इस तरीके से याद रखना, ये इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, वेव लेंथ के ऑर्डर में लिखा हुआ है वेवलेंथ इंक्रीजिंग, और एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है लेकिन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, याद रखना। और तो इसका क्या हो जाएगा गामा। तो गड्डी एक्सयूवी इंफ्रारेड रेडियो वेव्स, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से मैंने याद किया था, इस तरीके से आप भी याद। अगला क्वेश्चन है टॉर्क ऑफ एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि पी वेक्टर है, उसमें टार्ग एक्ट कर रहा है, टॉर्ग प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो टॉर्क का क्या मतलब, एक तरीके से टॉर्क का फॉर्मूला ही पूछा गया होगा, पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन कहता है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या याद रखना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, तरीका, ट्रिक नहीं, बस याद रख लेना। फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना बच्चे, क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ते हैं बच्चे, क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक्सीलरेशन पढ़ते हैं ना, इसी सीक्वेंस में तो आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है ना। तो देखो, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, तो π/2 का होता है, याद रखना। किसका होता है? π/2 का होता है, याद रखना। एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में भी π/2 होता है, π/2 होता है, याद रखना। लेकिन अगर वहीं पर एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की बात करें तो पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। और एग्जाम में क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बारे में पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? पाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अब भाई इसमें रटना ही है, इसको रट लो, समझने वाला जैसा कुछ बचा नहीं कि आप समझने के लिए आपको और ज्यादा टाइम दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, यानी कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता हो आपको, तब तो डायमेंशन निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का जो होता है MLT-1 नहीं होता, MLT-2 होता है। और लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो L एक यहाँ पर प्लस में है, वहां भी प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो MT-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MT-2 MT-2 गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एक बार रुक जाओ, फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर से करते हैं। चलो हम उस वाले बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पर करते हैं। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, होता है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और अपॉन लेंथ से मास का m होता है, एक्सीलरेशन LT-2 होता है, और लेंथ को बोलते हैं L, और यह है प्लस में, ऊपर जाएगी तो होगी माइनस में, तो यह इससे कट जाएगा। तो भैया MT-2 ही तो आना चाहिए यार, सही तो किया था, लेकिन ऑप्शन में मुझे कहीं दिखा नहीं। क्या आपको दिखा था यार? एक बार देखना फिर से, क्या है यहाँ पे? MT-2, L यहाँ पर भी आ गया, L यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे सब 0 है। ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि लगता है कि भाई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी इस पेपर को टाइप करने में, ठीक है। MT-2 हो जाएगा, इसको काट के MT-2 कर लो, ठीक है। एक बार वैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिखा है, क्या करूं? एक ऑप्शन ही गलत लिखा है यहाँ पर, और इसका तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, MT-2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ डज नॉट डिपेंडेंट ऑन, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वह अर्थ से बाहर जाती है, वह किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। क्या वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ पर अर्थ पर करती है, मास ऑफ अर्थ पर करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, मास कितना भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप 1 ग्राम की बॉल को फेंको या फिर आप 1000 किलोग्राम की बॉल को फेंको, वह जाएगी। इसके वेलोसिटी की जो लिमिट है वो 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर, क्या है? 11 किलोमीटर पर सेकंड है ना। इस स्पीड से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वह हमारी जो अर्थ है उसके एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएगी, और वह वापस कभी भी हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में दोबारा नहीं आ पाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। इन अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट द ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग इन, तो किस में वाइब्रेट करती हैं? तो लॉन्गिट्यूडिनल मोड में करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मोड में करती हैं। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, क्या यूनिफॉर्म स्पीड से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम, ये रिमेन्स कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी?
भैया अगर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो क्या वेलोसिटी कभी सेम रह सकती है? नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। एक्सीलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सीलरेशन में भी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें भी डायमेंशन की रिक्वायर होती है। एंड अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है और स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स कैप्ट एट एंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर दो प्लेन मिरर को हम 90 डिग्री पर रखते हैं तो कितने इमेजेस बनेंगी? क्या होगा? कितनी इमेजेस बनेंगी? तो बच्चे कितने बनेंगे? 3 इमेजेस बनेंगी। इसका जो फॉर्मूला है उस पर लगा के देख लेना, ठीक है? बहुत टाइम से अगर लगा के बताऊंगा और वैसे भी 22 मिनट बचे हैं और आपका एग्जाम कल ही है। क्या है? कल है और हम नहीं चाहते कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि कौन सा लॉ है जो कि इंड्यूस्ड करंट की लॉ को एक्सप्लेन करता है? तो लेंज लॉ है जो कि इस इंड्यूस्ड करंट की लॉ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 48 और लास्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, सेंटर ऑफ अ रिंग पे क्या हो जाएगी? इसमें भी ये 0 हो जाएगी। तो बच्चों आज अभी हमने फिर से फिजिक्स के 24 क्वेश्चन किए। इसके पहले हमने बायो के किए थे, उससे पहले हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 72 तक हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी आपका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको देखो, ठीक है? मिलते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट नंबर 4 में, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टाटा, बाय बाय। हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आपको पता होगा कि हम रियल टेस्ट के पेपर को सॉल्यूशन के रूप में आपको ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में बना करके दे रहे थे। इससे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो, फिजिक्स के हम मॉडल पेपर्स के रूप में रियल टेस्ट को दे चुके हैं। आपको पता होगा कि रियल टेस्ट हमने 19 तारीख को 11 बजे कराया था। एक फ्री मॉक टेस्ट था जो कि सभी बच्चों के लिए था। अगर आपने भी वह मॉक टेस्ट नहीं दिया है और देना चाहते हो तो टारगेट गुरुकुल के ऐप पे दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और नहीं पता कैसे देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी कराने जा रहा हूँ, एक मॉडल पेपर जो कि एग्जाम में आने की जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चे। इसके बाद हम इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे जिसके जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे हैं, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूनिटलेस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि यूनिटलेस है? मोलैरिटी, मोलैरिटी भैया इसमें यूनिट होती है, मोलैरिटी इसमें भी यूनिट होती है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होता है इसमें यूनिट नहीं होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होती है, क्या होती है, अब उस चीज को समझाने का, बताने का अभी यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। समझाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, 3-5 आप करेंगे, भाई समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, वह 4l+2 के फॉर्मूले से आता है। इस चीज को याद रखना। सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 4l+2 याद रखना, किसमें? सबसेल में। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है? तो भैया लीड है जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्या है? लीड है जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब ट्रांजिशन मेटल की क्या कंडीशंस होती हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स की यह कंडीशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज, यानी कि एक बेंजीन में, अगर आप एक बेंजीन को देखोगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। क्वेश्चन पूछा गया है एक बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच के रेशियो के बारे में हमें बताएं। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 और 6, यानी कि टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड हुए। लेकिन याद रखना हमसे पाई पहले बोला गया है, सिग्मा बाद में लिखा है, ठीक है? और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है, यहाँ पर सिग्मा 3 है, ठीक है? लेकिन हमसे पाई पहले सिग्मा बाद में पूछा गया है, उसका हम उल्टा लिखेंगे, 3:6 लिखेंगे। और 3:6 नहीं है कहीं पर भी, इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही,
क्या बात करते हो भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 1:3 कर लो, 1:3। एक सेकंड, पता है क्या हुआ, यहाँ पे छोटी सी ब्लेंडर हुई, मिस्टेक हुई है। चलो उस ब्लेंडर मिस्टेक्स को हम दोबारा से समझते हैं। और हमने आंसर सही निकाला नहीं है, गलत निकाला। अगर जब एक बेंजीन की स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करोगे ना बच्चे, क्या करोगे, बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड यानी कि 3 पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 3 आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ये चीज आपको पता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने देखने को मिलेंगे, चीज आपको पता है क्या, नहीं पता। 6 तो डायरेक्ट हो गए, 6 तो डायरेक्ट हो चुके हैं, प्लस 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब उसके बाद अब 1 2 3 बॉन्ड तो है, एक हाइड्रोजन भी तो यहाँ पर लगा होगा सिग्मा बॉन्ड के लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो लगा होगा। कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बोले तो प्लस 6 सिग्मा, यानी कि 3 पाई प्लस 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें। लेकिन हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, सिग्मा 2 पाई बॉन्ड पूछा गया है, पाई बॉन्ड पूछा गया। पाई कितना था, 3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, मतलब 12 सिग्मा रेशियो 3 पाई, ठीक है। यह है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 आंसर आ जाएगा, और जो कि यहाँ पर दिया गया था 4:1, जिसे हम गलत बोल रहे थे। अरे यार किसका पूछा गया है, पाई टू सिग्मा पूछ दिया गया है, पाई टू सिग्मा बोला ना, पाई टू सिग्मा तो 1:4 हो जाएगा, पाई टू सिग्मा 1:4 हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने आंसर सही दिया था, लेकिन हमने थोड़ी सी बेवकूफी कर दी थी निकालने में, जिसका हमने सही निकाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है स्फेरिकल शेप ऑफ रेन वाटर ड्रॉपलेट इज ड्यू टू, यानी कि जब बारिश होती है बूंदे नीचे गिरती हैं तो इसका शेप स्फेरिकल हो जाता है, वह किसके कारण होता है, तो उसे वह होता है सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच रेंज कितना होता है, 7.35 टू 7.45 तक होता है, बच्चे याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE फिक्स्ड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का इलेक्ट्रोड विभव निश्चित होता है, और कितना होता है, वह होता है 0 होता है। ये चीज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया Na2CO3 सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है। यह किस चीज का फॉर्मूला है, यह आपको हमें बताना है। ऐसे कई तमाम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले, कहां पर, हमारे मॉडल पेपर्स में, हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, हमारे जो भी मैराथन क्लासेस हमने कराई होंगी पहले, हमारे जितनी भी PYQ सीरीज है उनमें ये क्वेश्चंस को कराया गया। अगला क्वेश्चन कहता है रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो बच्चों याद रखना रिडक्शन प्रोसेस में एडिशन ऑफ क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ O2 होता है, लॉस ऑफ O2 होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ पर आपसे रिडक्शन के लिए पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे ऑक्सीडेशन के लिए पूछा जाए एग्जाम में, तो याद रख लेना जस्ट इसका उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन होगा, भैया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, वह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। और न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज वह होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। चलो अगले क्वेश्चन 59 पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। कहां पर बताना है, इस क्वेश्चन में बताना था। तो चलो हम इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं, यानी कि IUPAC नाम इसका लिखना सीखते हैं कि कैसे हम IUPAC नेम इसका। अरे भाई ये क्या है, मिट क्यों नहीं रहा है, अरे ऐसा मेरी क्लास में होना होता है। ठीक है चलो देखो, यहाँ पे हम गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर सेकंड नंबर पर इन आता है। अब देखो सेकंड नंबर पर इन कहाँ है, तो दो जगह तो इन है, पेंट टू इन है, पेंट टू इन है।
अब 4 पे आइन है, 4 पे आइन है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भैया पेंट था मतलब पास था, 2 पे इन था, इन लगाया, 4 पे आइन है, आइन लगाया, यह इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मीथेन का जो क्लोरीनेशन है वह किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कौन सी चीज होती है जो सेम होती है? क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है, सेम वेपर प्रेशर होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक नहीं बोलेंगे इसको, समान उबलने का बिंदु क्वथनांक ही शायद बोलते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है। तो आपका ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब पता है आपको, सेम होता है, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन। जब एक सॉल्यूशन में उसका जो कंसंट्रेशन है बाहर से और अंदर से दोनों साइड से सेम हो जाता है, क्या? ऑस्मोटिक वाला। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर जब किसी सॉल्यूशन का सेम हो जाता है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। अब कभी कंडीशन आती है हाइपरटोनिक, कभी होती है हाइपोटोनिक, वह कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना। अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के? कौन सी है? तो मोलालिटी है जो कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। किसके है? टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से फॉर रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द ईएमएफ मस्ट बी, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए बच्चे? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, जीरो होना चाहिए? तो कौन होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, आपको लिखना है Q64, उसके बाद आंसर जो भी है इस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट में बताना है। आपको पता होगा अगर आपने मॉडल पेपर मेरे साथ लगाए हैं कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क में देता हूं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? वह इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर आप रेट ऑफ जीरो ऑर्डर लिखोगे तो भैया के बराबर ही आता है और यह k इक्वल टू x/t होता है। ये चीज आपको पता होगी अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। सेम उसी प्रकार से जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ की अगर बात करते हैं तो a0/2k होता है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप टी हाफ की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो का है, क्या है? जीरो का ऑर्डर है। अगर यहीं पर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का बात करें तो 0.6932/k हो जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है इंडिपेंडेंट और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांजिशन मेटल्स हैव बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट बिकॉज, यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं एक बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह बर्ताव करते हैं। वह क्यों करते हैं? क्योंकि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ईडीटीए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है, इसको याद रखना। क्या है? चिलेटिंग एजेंट है, याद रखना। ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और एक यह हेक्साडेंटेड लिगेंड है, चीज को भी याद रखना। केमिस्ट्री के लिए आपको हेक्साडेंटेड याद रखना पड़ेगा, चिलेटिंग याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन 68, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इनमें से ऐसा कौन है जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? यही पूछा गया है ना। वेपर प्रेशर, लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इनमें से जो पहला ऑप्शन है रिलेटिव RLBP जिसको बोलते हैं RLBP। एंड अगला क्या होता है फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और एक चौथा बचता है, वो कौन सा होता है उसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन पे चले, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 69 नंबर वाला क्वेश्चन। द शेप ऑफ अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल इज, यानी कि अमोनिया NH3 का मॉलिक्यूल का जो शेप है वह क्या हो जाएगा। मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाले यानी कि मॉडल पेपर नंबर 7 मॉडल पेपर नंबर 6 में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब NH3 की बात की गई है यानी कि अमोनिया का, अमोनिया के निकालने के लिए हम लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं 5 2 ऐसे, तो एक से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यह एक लोन पेयर हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। हमने क्या बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड करो। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं प्लस एक लोन पेयर है, ये कितना हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगा। क्या ये स्टेरिक नंबर बताया था, स्टेरिक नंबर जब 4 हो जाए तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो sp3 होता है, याद रखना। और sp3 टेट्राहीड्रल होता है, क्या होता है टेट्राहीड्रल होता है बच्चे, क्या होता है टेट्राहीड्रल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहां गया, टेट्राहीड्रल ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टेट्राहीड्रल, अच्छा एक सेकंड याद रखना, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, मिस्टेक यानी कि यहाँ पर सब कुछ सही है। जब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, ध्यान रखना एक छोटी सी कंडीशन है, उस कंडीशन को याद रखना। जब sp3 आता है तो sp3 में भी याद रखो, जब sp3 आता है तो कंडीशन कैसी बन सकती है, 2 कंडीशन बन सकती है। पहला कि आपके 4 सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट आ जाए, दूसरी कंडीशन आती है कि आपके 3 सिग्मा एक लोन पेयर बन जाए, 3 सिग्मा एक लोन पेयर बन जाए। अगर 4 सिग्मा आता है डायरेक्ट तो टेट्राहीड्रल होता है, क्या होता है टेट्राहीड्रल होता है। लेकिन वहीं पर अगर 3 सिग्मा एक लोन पेयर आता है तो बाई पिरामिडल बन जाता है, पिरामिडल है ना, कौन सा है देखो पिरामिडल है, तो वह पिरामिडल बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा पिरामिडल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पिरामिडल, बाई नहीं बोलेंगे पिरामिडल बोलेंगे, पिरामिडल बोलेंगे, याद रखना क्या बोलेंगे पिरामिडल बोलेंगे। जब 4 सिग्मा डायरेक्ट हो तो उसको टेट्राहीड्रल बोलते हैं, जब 3 सिग्मा एक लोन पेयर हो तो उसको पिरामिडल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी कि कौन सी गैस है जिसे लाफिंग गैस नाम से जानते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है उसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच पूछा गया है प्योर वाटर का 25 डिग्री टेम्परेचर पर, तो कितना हो जाएगा 7 पीएच हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा पानी। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नोबल गैस। बहुत सरल क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर्स में इस क्वेश्चन को कराया गया था। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यहाँ से नर्सिंग एप्टीट्यूड आ चुका है और नर्सिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हो। अब इसके बाद आपका लास्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर जिसमें हम इंग्लिश के बारे में करने वाले हैं, थोड़ी देर में उसका भी लेक्चर आ जाएगा, तो उसे देखना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने जैसी पढ़ाई की है, अच्छी बुरी खराब, एग्जाम शांत मन से जाना देना शांति पूर्वक और घर चुपचाप चले आ जाना, सोना। उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, बस शांति से चिल मार के सोना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल टेस्ट जो कि आपका कल हुआ था सीनेट के लिए, और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेनली मैं बात करूँगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी वो टेस्ट नहीं दिया है, वो अभी भी लाइव चल रहा है उस ऐप पे, तो गुरुकुल ऐप पे, तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। और चलिए हम जो लोग देकर आए हो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। 37 में हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो कितना होता है। तो ऑप्शन से हमारे पास 36 है और 98
ये पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आप ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। 36 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये हमारा 32 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 36 पॉइंट समथिंग मतलब इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें फुल फॉर्म ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगर जो लोग ये टेस्ट नहीं लिए हैं तो वो लोग आप जाके वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो, अभी भी लाइव चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, जो ऑर्गन जो कि पंप करता है ब्लड को, वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स है, सेकंड ऑप्शन है ब्रेन है और थर्ड ऑप्शन है हार्ट है या फिर फोर्थ ऑप्शन है लीवर है। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करूँ तो हार्ट हमारा जो है वो हमारा ब्लड जो है वो पंप करता है। तो इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 75 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो उसमें कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको मतलब बचपन से ही पता होगा कि 206 जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में हड्डियां होती हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे, 36 के तरफ। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंसरी ऑर्गन हेल्प टू बैलेंस एंड हियरिंग। जो कौन सा ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो कि सेंसरी ऑर्गन है जो कि बैलेंस में भी काम आता है और हियरिंग में भी। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है नोज है और सेकंड ऑप्शन है टंग है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्किन और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ईयर। तो इसमें जो हमारा ईयर होता है, कान होता है, वो हमारा हियरिंग तो कराता ही है, साथ में हमारा जो बॉडी बैलेंस है, चलना है फिरना है, ये सब में भी काम आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा 37 नंबर क्वेश्चन था। तो फुल फॉर्म हम आईसीयू का हमें फुल फॉर्म बताना है। मैं एक प्रॉपर जो मतलब फुल फॉर्म का एक आपको पीडीएफ भेजा हूँ टेलीग्राम पे, आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट मतलब पीडीएफ है जो कि फुल फॉर्म का है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आईसीयू का फुल फॉर्म बताना है। तो हमारा ये इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और जो लोग भी ये टेस्ट सीरीज लिए मतलब अटेम्प्ट किए हैं, वो लोग अपना नीचे कमेंट में अपना मार्क्स मतलब कमेंट करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मेनली जो विटामिन है वो हेल्प करता है मतलब क्लॉटिंग में, मतलब कोई भी थक्का ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने में। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए है, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी है, बी है और थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी है और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास विटामिन के। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा विटामिन के होता है, जो कि मेनली मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स को ही मेंटेन करता है, इसीलिए हमारा विटामिन के जो है वो राइट आंसर होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारा ऑक्सीजन को, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं मतलब हार्मोन्स को, या फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन्स मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करके वो बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर बीपी। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा मतलब डिवाइस यूज होता है। तो ये सब आप और भी मतलब इससे रिलेटेड वाइटल साइंस को देख सकते हो, जिसमें आपका वाइटल साइन
टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, कार्डियक हो गया या फिर रेस्पिरेटरी रेट हो गया, तो ये सब भी आप याद रख सकते हो। और ऑर्गन का जो मेजरमेंट वाला टूल है वो भी याद रख सकते हो, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है वो किस लिए यूज होता है, या फिर जो थर्मामीटर है वो किस लिए यूज होता है। तो इसमें जो मेनली हमें बताना है बीपी ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा मतलब यूज होता है डिवाइस। तो ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्फेग्नोमैनोमीटर और थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बैरोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा थर्ड सेकंड हो जाएगा, जो कि स्फेग्नोमैनोमीटर, जो कि हमारा बीपी मापता है। ठीक है, इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। 81 है, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो शेप है वो किस तरीके का होता है, आकार किस तरीके का होता है आरबीसी का। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पेरिकल होता है, सेकंड ऑप्शन है इरेगुलर होता है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बाई कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सिलेंड्रिकल होता है। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा बाई कॉन्केव ऐसे होता है, तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बाई कॉन्केव। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 है, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगी है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा किसी को भी मतलब आप अगर आग लगी है तो आपके आसपास में आग लगी है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्टली हम पहले तो अंधाधुंध भागने लगेंगे, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इन्फॉर्म करेंगे फायर डिपार्टमेंट को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास हाइड हो जाएंगे हम लोग, छिप जाएंगे टेबल के नीचे, या फिर फोर्थ ऑप्शन है यूज करेंगे हम लोग फैन को। तो इसमें जो राइट आंसर है हम लोग को बी नंबर हो जाएगा, जो कि हम इन्फॉर्म करेंगे फायर डिपार्टमेंट को और प्रॉपर सबको अलर्ट करेंगे कि यहाँ पे आग लग गई है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 83rd नंबर क्वेश्चन है 83। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट। अगर पल्स रेट की बात करें तो नॉर्मल जो पल्स रेट होता है एक एडल्ट के अंदर वो कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 30/40, क्योंकि मैं इसको फिर से स्टार्ट कर दूँ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 30/40 बीट पर मिनट है, और सेकंड ऑप्शन है 60/100 बीट पर मिनट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 110/130 बीट पर मिनट है, और 150/170 बीट पर मिनट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा 60/100 होगा, ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। देन अगर 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 84 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी भी कांटेक्ट में आने से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट है डायबिटीज है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कैंसर है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है, फोर्थ ऑप्शन है अर्थराइटिस है। तो इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एक एयरबॉर्न डिजीज होता है, मतलब किसी भी पर्सन को हुआ है तो उसके जो एयर के वातावरण में मतलब कांटेक्ट में आओगे तो वो ड्रॉपलेट से शेयर हो जाता है। ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। देन आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट एड इज, जो प्राथमिक उपचार होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एड क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट ट्रीटमेंट है, मतलब पूरी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास होम रेमेडी है, और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन है इनिशियल हेल्प बिफोर, मतलब कोई भी मेडिकल जो इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल कोई भी एड नहीं आया है तो उस टाइम पे जो इनिशियल हेल्प होती है वो देते हैं, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड, या फिर जो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कोई भी मेडिकल एड जब तक प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको जब हम लोग इनिशियल स्टेज पे जो हेल्प देते हैं वो उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार बोलते हैं। इसके बाद से 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 86 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो कि मतलब स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट है यूज होता है, और ऑप्शन से हमारे पास वाटर का यूज होता है या नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है सोप, थर्ड ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, और फोर्थ ऑप्शन है बैंडेज। तो इसमें बताना है कि यूज होता है स्टरलाइजेशन में। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है
ऑटोक्लेविंग जो होता है उसमें हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, ये एक टेक्निक होता है स्टरलाइजेशन का। इसके बाद से 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, जो टिश्यू है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास हिस्टोलॉजी है, सेकंड ऑप्शन है पैथोलॉजी है, थर्ड ऑप्शन है एनाटॉमी है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है फिजियोलॉजी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा हिस्टोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, बी ए नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, इनमें से कौन सा एक ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है ए निगेटिव और फोर्थ ऑप्शन है ओ निगेटिव। तो इसमें जो राइट आंसर है ओ निगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 89 नंबर क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट बिल्ड मसल्स, कौन सा इसमें से न्यूट्रिएंट है जो कि मसल्स को बिल्ड करने में काम आता है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है फैट है, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, या फोर्थ ऑप्शन है विटामिन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद से 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, जो ह्यूमन हार्ट होते हैं तो उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 2 चैम्बर्स होते हैं, सेकंड ऑप्शन है 3 चैम्बर्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन है 4 चैम्बर होते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 5 चैम्बर होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है 4 चैम्बर होते हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आर्टरीज और वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके बाद से 91 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड थ्रू, जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड और बॉडी के अंदर, वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, WBC से होता है, सेकंड ऑप्शन है प्लेटलेट से होता है, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा से होता है, या फिर हीमोग्लोबिन से होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन होगा, जो कि एक RBC का ये पार्ट होता है, जो कि मेनली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। ये मतलब अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कैरी करके जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ पे वो पहुँचाते हैं। हमारा फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद से 92 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट मेथड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड इज, अगर कोई घाव हुआ है तो वहां से अगर खून बह रहा है तो उसको मतलब सही तरीका क्या होगा उसको मतलब रोकने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्टली हम क्या करेंगे, कॉटन को अप्लाई करेंगे, सेकंड ऑप्शन है यूज करेंगे हम लोग गर्म पानी का, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अप्लाई करेंगे हम लोग प्रेशर डायरेक्टली, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मसाज देंगे उस एरिया को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हम लोग डायरेक्टली उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको मतलब खून के बहाव को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद से 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग, अगर बात करें ब्रीथिंग की तो कौन सा मतलब ब्रेन का पार्ट है जो कि मेनली कोऑर्डिनेट करता है ब्रीदिंग को, मतलब सांस लेना या रोकना, ये सब कौन सा विभाग संभालता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है सेरिब्रम है, सेकंड ऑप्शन है मेडुला ओब्लंगाटा है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेरिब्रम है, और फोर्थ ऑप्शन है पोन्स है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा मेडुला ओब्लंगाटा है, जो कि ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। देन हम आगे बढ़ेंगे। 94th नंबर क्वेश्चन है विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा जो ह्यूमन का बॉडी ऑर्गन है जो कि मेनली काम करता है ब्लड को फिल्टर करने में। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है लीवर करता है, सेकंड ऑप्शन है किडनी करता है, थर्ड ऑप्शन है लंग्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन है स्प्लीन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा किडनी होगा, और ये हमारा फिल्ट्रेशन में काम करता है, बॉडी के ब्लड को मतलब फिल्टर करता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप लोग अभी भी टेस्ट नहीं दिए हो तो आप जाके टेस्ट दे लो, उसके बाद से आके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद से 95 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, इनमें से कौन सा एक मतलब अच्छा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका मतलब संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है
आइसोलेशन, अब आप मतलब सोसाइटी से अलग हो जाओ। सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्वेंट क्राइम, मतलब बार बार रोना। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एंगर इशू। जो इसमें राइट आंसर है हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मतलब जो गुड मेंटल हेल्थ आपका बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 96 नंबर क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। जो कौन सा इनमें से वैक्सीन है जो कि बर्थ के टाइम पे दिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पोलियो, सेकंड ऑप्शन है बीसीजी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डीपीटी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बीसीजी होगा, जो कि बर्थ के बाद 24 आवर में ही इसको दिया जाता है। हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। देन हम 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये इंग्लिश शुरू हो गया। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और एग्जाम में आए भी हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो इसके लिए आपको बेसिक लेवल के ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने 9, 10th में 11, 12th में ग्रामर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, बड़ी आसान से क्वेश्चंस है। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा भी किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और क्यों यही आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सी डाइड हर हेयर एंड वोर डार्क ग्लासेस डैश पीपल वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब इसका हिंदी क्या है? एक लड़की है, उसने अपने हेयर को डाई कर लिया है, मतलब अपने हेयर का कलर चेंज कर लिया है, और उसने डार्क ग्लासेस यानी जो आप कह सकते हैं डार्क चश्मे पहने हैं। अच्छा, ऐसा उसने क्यों किया है? ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। जैसे आपने देखा होगा लोग अपना भेष बदलते रहते हैं ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। इसमें हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी बड़े फेमस थे भेष बदलने में। तो एक लड़की ने क्या किया ना, अपने हेयर को डाई कर लिया है और डार्क ग्लासेस पहने हैं ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा गया कि भरा क्या जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा सो दैट। सो दैट मतलब ताकि, सो दैट मतलब ताकि, तो इसलिए उसने ऐसा किया है सो दैट कोई पहचान ना पाए। तो अब यहाँ पे आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, सो दैट को फिल करके। सी डाइड हर हेयर एंड वोर डार्क ग्लासेस सो दैट पीपल वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन 98। The doctor recommended that I dash more careful with my diet. डॉक्टर ने एक पेशेंट को रिकमेंडेशन दिया है, एक सुझाव दिया है, एक सलाह दिया है कि आपको अपने डाइट को सही से रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई के बाद। तो जब भी कोई रिकमेंडेशन दिया जाता है, जब भी कोई सजेशन दिया जाता है, तो शुड बी का हम प्रयोग करते हैं, जो बड़ा ही कॉमन है। लेकिन शुड बी की जगह पे हम बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा दैट आई बी मोर केयरफुल विथ माई डाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। क्यों बी होगा? क्योंकि यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन दी जा रही है। और रिकमेंडेशन जब भी दी जाती है तो हम शुड बी का प्रयोग करते हैं, शुड बी नहीं तो बी का भी प्रयोग करते हैं, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरेज। इरेज मतलब क्या होता है? मिटा देना। तो मिटा देना यानी डिलीट कर देना। जब हम डिलीट करते हैं तो किसी ना किसी चीज को मिटाते ही तो है। इरेजर जो होता है, जैसे हमारे पेंसिल से लिखी गई चीज को मिटाता है, वैसे जब हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो भी चीज मिटी जाती है, खत्म ही हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डिलीट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लट। ग्लट का मतलब क्या होता है? तो ग्लट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, सॉरी किसी भी चीज की पर्याप्त होना, किसी भी चीज का सफिशिएंट होना। अब पूछा गया कि इसका एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, इसका उल्टा, इसका अपोजिट वर्ड आपको बनाना है। तो ग्लट का जो अपोजिट वर्ड होगा शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कि कमी। ठीक है, चलिए हो जाएगा आपका शॉर्टेज। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसिडेंटल।
इंसिडेंटल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आकस्मिक हो गई, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज हो गई। अब पूछा गया आपसे कि इंसिडेंटल का एंटोनिम बताना है, यानी इंसिडेंटल का उल्टा बताना है। तो आकस्मिक का उल्टा क्या होगा? नियोजित, यानी कि प्लान्ड। कोई भी चीज हमने प्लान किया है तो अगर वो चीज होगी तो हम उसके लिए तैयार होंगे, और कोई भी चीज आकस्मिक हो जाती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो इंसिडेंटल का अपोजिट क्या होगा? प्लान्ड, यानी कि नियोजित। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो टीडियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा थका देती है, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देती है, जिसको हम कह सकते हैं बोरिंग। जैसे अक्सर आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको थका देते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप थक जाते हैं, यानी बोरिंग होता है। और कोई भी चीज जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है ना, तो आप उसको पढ़ के थकते नहीं है, इवन आप और भी ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसका हो जाएगा टीडियस का बोरिंग। सिनोनिम पूछा है, अगर यहीं पे एंटोनिम पूछा होता तो टीडियस का एंटोनिम इंटरेस्टिंग हो सकता, टीडियस का एंटोनिम एक्साइटिंग हो सकता। ठीक है, चलिए। लेकिन क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? बोरिंग ही होगा। ये चीज आप स्पष्ट रखिएगा, एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं वही आए, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल यानी एक ऐसी चीज जिसका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल उसे कहते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल का आपको सिनोनिम बताना है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो अनप्रिडिक्टेबल का सिनोनिम होगा आपका सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मतलब जो इंसान को आश्चर्यचकित कर दे, आश्चर्य में डाल दे, कोई चीज जो अचानक हो, जिसका हमने कभी एक्सपेक्टेशन न किया हो, कभी उम्मीद न लगाई हो, वो चीज हो जाए तो वो सरप्राइजिंग चीज होती है। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत उल्लासित है, जो बहुत ज्यादा खुश है, जो बहुत ज्यादा प्रसन्नचित है। तो जुबिलेंट का क्या हो जाएगा? हैप्पी। सिंपल है, याद रखिएगा। जुबिलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? खुश होना, उल्लसित होना, प्रसन्नचित होना। तो जुबिलेंट का सिनोनिम हो जाएगा आपका हैप्पी। और यहीं पे अगर एंटोनिम पूछा होता तो एंटोनिम में डिप्रेस्ड भी हो सकता था, सैड भी हो सकता था। ठीक है, अगला, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट आपकी की जा रही है। बचपन में आपको स्पेलिंग लिखना सिखाया जा रहा होगा, जब आप इंग्लिश लिखना सीख रहे होंगे, पढ़ना सीख रहे होंगे, तो उस समय आपको स्पेलिंग सिखाया जा रहा होगा किसी भी वर्ड का। अक्सर आप वर्ड्स की स्पेलिंग गलत करते थे। अब देखो वो चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट की जा रही है। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा वर्ड है जो सही तरीके से उसकी स्पेलिंग दी गई है। तो एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, पहले आप अपने मन में सोचिए। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग अपने मन में सोचिए, फिर इन ऑप्शंस को देखिए। जब आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो लगेगा सारे के सारे ऑप्शंस सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, इस एम्बैरेसमेंट में एस 2 बार है और आर 1 बार है। इस एम्बैरेसमेंट में आर 2 बार है और एस भी 2 बार है। इस एम्बैरेसमेंट में आर 2 बार है और एस 1 बार है। और इस एम्बैरेसमेंट में टी 2 बार है, एस 2 बार है, आर 1 बार। तो कहीं ना कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो एम्बैरेसमेंट जब भी हम वर्ड लिखते हैं ना, तो इसमें 2 बार आर आता है और 2 बार एस आता है। तो ये इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा EMBARRASSMENT। एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, फिर स्पेलिंग टेस्ट आपकी ली जा रही है। स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा वर्ड सही तरीके से स्पेल किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका अकोमोडेट। अब देखिए, अकोमोडेट तो सब जगह दिया है। अब अकोमोडेट जो शब्द होता है ना, उसमें 2 बार सी और 2 बार एम आता है। आप इसको याद रखिएगा। अक्सर मैंने देखा एग्जामिनर्स उन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूजन करते हैं ना, जहाँ पे कुछ लेटर्स की मल्टीप्लिसिटी होती है, मतलब कुछ लेटर्स बार बार आए। जैसे यहाँ पे सी 2 बार आएगा, एम 2 बार आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में सी 2 बार दे देगा, एम 1 बार देगा। कुछ ऑप्शन में सी 1 बार देगा, एम 2 बार देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले से ही याद रखना है। ठीक है, कि सी कितनी बार आता है। याद क्या रखना है, आप
जैसे वर्ड्स को रीडिंग वगैरह करेंगे आप बुक्स वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। हालांकि इंग्लिश की आपकी अलग से तैयारी कराई जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो अकोमोडेट का क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा डबल सी डबल एम, ढूंढ लीजिए, ACCM, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकोमोडेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब इसमें आपको बिलीव शब्द का बताना है भाई, इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, तो ये हो जाएगा BELIEVE। बिलीव यानी विश्वास करना, आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक वर्ड है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन। मतलब एक ऐसा इंसान जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान स्वयं को डिसिप्लिन में रखता है, स्वयं से ही, मतलब उसको डिसिप्लिन कोई और नहीं सिखाता है, उसको डिसिप्लिन की क्लास नहीं दी जाती है, वो स्वयं से ही डिसिप्लिन में रहता है। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरा सेंटेंस ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को त्याग चुका है और वो कहीं जाके अकेले बैठ के तपस्या कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, उसे हम तपस्वी कहते हैं। सेल्वेशन यानी तपस्या आप कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तपस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है तपस्वी। याद रखिएगा, जो व्यक्ति दुनिया छोड़ के जंगलों में चला जाता है और जंगलों में जाके तपस्या करता है उसे हम तपस्वी कहते हैं, एस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ सैड सॉन्ग इज, सैड सॉन्ग कैसा होता है भाई, तो सैड सॉन्ग इज डर्ज। डर्ज मतलब होता है शोक गीत। जो सैड सॉन्ग होता है ना वो थोड़ा सा सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप अक्सर सैड सॉन्ग कब सुनते हैं, जब आपका दिल टूट जाता है, आपकी मासूका आपको धोखा दे देती है, या फिर आपका जो आशिक है, अगर आप लड़की हैं तो आपका जो आशिक है आपको धोखा दे देता है, तो आपको दर्द होता है, दुख होता है, तो फिर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं। तो सैड सॉन्ग में क्या होता है, शोक को रिप्रेजेंट किया जाता है। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी जो स्पर्श से, एक व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। आपने सुना भी होगा, इस एग्जांपल के तौर पे कोविड-19 जो था वो इन्फेक्शियस डिजीज था। ऐसे तमाम सारी डिजीज हैं जो एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से वो डिजीज दूसरों तक फैल जाती है, पहुंच जाती है। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। अब यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, तो यहाँ पे आपको याद करना होगा बचपन के वो दिन जब आप प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस को पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या यूज होगा भाई, तो यहाँ पे यूज होगा इन। शी इज इंटरेस्टेड इन यानी वो नई भाषा को सीखने में इंटरेस्टेड है, यानी इच्छुक है। तो सीखने में जो होता है उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या होती है, इन होती है। तो शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, वो एक नई भाषा को सीखने में इच्छुक है। ठीक है, अगला, ही रैन द हाउस। अब कोई दौड़ते हुए घर में घुस रहा है तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव करते हुए कहीं जाता है, तो उसके लिए हम इनटू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। ही रैन इनटू द हाउस। ठीक है, जब भी मूवमेंट होगा ना तो इनटू शब्द का प्रयोग करेंगे हम। अगला, आई यूजुअली डैश फॉर अ वीक एवरी मॉर्निंग। तो आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, वीक नहीं सॉरी, गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मतलब सामान्यतः मैं रोज मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता हूं, टहलने जाता हूं। तो आई यूजुअली गो होगा यहाँ पे। गो क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये, सॉरी, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पे इसीलिए गो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। गो का ही क्यों, गोज का क्यों नहीं, क्योंकि आई जो है इसके साथ हमेशा गो जाता है। आई को हम डीम्ड प्लूरल मानते हैं। आई प्लूरल है नहीं, लेकिन फिर भी प्लूरल मान के चलते हैं, प्लूरल की तरह इसको ट्रीट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग हियर सी आस्क्ड मी, तो उसका होगा सी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। क्या करना है आपको, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कोई ये जानना चाहता है, कोई ये जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आस्क्ड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए नहीं कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। सिंपल है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले आपको रूल पता होगा, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। इसके बाद हिज क्लाइंट को रखेंगे, फिर यहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और दैट लगा देंगे। फिर वी जो है ना, ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, द लॉयर। अब वी की बात की जा रहा है, वी का बात किया जा रहा है, तो वी में कौन आएगा भाई, वी में दोनों आएंगे। लॉयर कह रहा है अपने क्लाइंट से कि हम लोग ये केस जीत जाएंगे। हम लोग मतलब लॉयर भी और क्लाइंट भी, अगर केस जीतेंगे तो लॉयर भी जीतेगा और क्लाइंट भी जीतेगा उसका। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, वी की जगह पे हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वी की जगह पे ही का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे लॉयर है, लेकिन ये जो वी है ना, इसमें ये क्लाइंट का भी नाम इंक्लूडेड है, क्लाइंट भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे मतलब दोनों जीतेंगे ना, लॉयर भी जीतेगा और उसका क्लाइंट भी जीतेगा। दैट दे वुड, विल को हम वुड में बदल देते हैं, आपको पता होगा, दे वुड विन द केस। इसका आंसर हो जाएगा द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट, नहीं ये नहीं होगा, शुड नहीं होगा, द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस, ठीक है, ये वाला सही है आपका। द लॉयर टोल्ड द क्लाइंट, अच्छा हिज क्लाइंट तो दिया नहीं यहाँ पे, द लॉयर टोल्ड टू हिज क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको पहले और चौथे वाले ऑप्शन में। यहाँ पे क्योंकि हिज क्लाइंट दिया है तो हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और टोल्ड के बाद टू नहीं लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे वुड विन द केस होना चाहिए, टू को हटा देंगे, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, टू ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है। चलिए 116, we must respect the elders, choose the sentence same as meaning above, मतलब हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सेंटेंस है, अब कह रहा है कि भाई इसका सेम मीनिंग जो दे रहा है सेंटेंस, उसको सेलेक्ट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। ये पैसिव वॉइस में हो गया है, ये एक्टिव वॉइस में था वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और ये पैसिव वॉइस में हो गया द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी टू स्कूल एवरी डे। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, सबको पता होगा वह रोज स्कूल जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे गोज का प्रयोग करेंगे। गोज का ही क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सी है और सी सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे गोज शब्द का प्रयोग करेंगे, गोज वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगला, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। व्हाट इज योर नेम, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा क्वेश्चन जब भी किसी सेंटेंस में पूछा जाएगा तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। तो इसका हो जाएगा व्हाट इज योर नेम विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं था तो ये पंक्चुएशनली ये सेंटेंस सही नहीं था, लेकिन अब ये सही हो चुका है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है।
सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? आइस रिप्रेजेंट करता है खामोशी को, शांति को, और आइस को ब्रेक करने का मतलब क्या है? खामोशी को तोड़ देना। खामोशी को तोड़ देना यानी बातचीत करना। तो ब्रेक द आइस का मतलब होगा टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत प्रारंभ करना। ठीक है, अगला, विच वन इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? जब दो सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। दो सेंटेंसेस यानी जब दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन से जोड़ा जाए, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी 4 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। रिलेटिव कंजंक्शन होता है, आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। तो अगर दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है, कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उससे एक कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक वाक्य का निर्माण होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा इसमें? सी रन्स फास्ट बट ही वॉक्स स्लोली। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो सी रन्स फास्ट ये एक सिंपल सेंटेंस है, और ही वॉक्स स्लोली ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, और इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया गया है बट से। बट क्या है? तो बट एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक प्रकार होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चंस इंग्लिश के। हमारे ऐप पे एक सीरीज चल रही है क्लियर टेस्ट के नाम से, विच इज फ्री फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो उस फ्री टेस्ट का आनंद उठा सकते हैं। इस फ्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस की पूछे जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है आपके आगामी परीक्षा में। आई थिंक आपकी परीक्षा कल ही होने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा और आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे, स्वयं को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।